जरा सोचो, क्या हो अगर आप किसी चीज को सपने में देखो और उसे अपनी असल जिंदगी में ले आओ। आज की मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सांगू होता है। सांगू एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसके पास ना कोई जॉब है ना ही कोई दोस्त है और उसके माता पिता भी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। सांगू पिछले 6 महीनों से ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता तो उसके सपने में एक डेविल आके उसको जान से मार देता था। प्रेजेंट टाइम में वो एक सपने को देख रहा होता है जिसमें वो एक ट्रेन से सफर कर रहा होता है और उसके पास में वही डेविल आकर ट्रेन में छेद करके उसके सर को पटरी से रगड़कर मार देता है। सपने में मर जाने के बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है तो एक कमरे के बाहर से उसका मकान मालिक दरवाजे को नॉक करने लगता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो सांगू के लिए खाना लेकर आया है। सांगू उससे बचने के लिए खिड़की के रास्ते से निकलकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मकान मालिक उससे किराया लेने के लिए आया है और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। सांगू जब सड़क पे चल रहा होता है तो वो उन सभी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचने लगता है जिनसे उसने अपने सपने के बारे में बताया था। उसके सपनों को लेकर सबका अलग अलग नजरिया होता है और कोई भी उसके सपने के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताता जिससे उसकी मदद हो सके। सांगू चलते चलते एक फूड स्टॉल के पास पहुंचता है और खाने के लिए एक एगलेस क्रेप मांगता है, क्योंकि ये वाला क्रेप खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फूड स्टॉल वाले को पता चल जाता है कि सांगू के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो उसके ऊपर दया करके एक वाला क्रेप बनाने लगता है। जब तक क्रेप बन रहा होता है तब तक सांगू सामने कैफे में काम कर रही एक लड़की को देखने लगता है जिसका नाम हुआर होता है। वो उस लड़की से प्यार करता था और वो उससे कुछ साल पहले मिला था जब वो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में घूमने के लिए गया था। हुआर उस क्लब में अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रही थी और वहीं पर सांगू को पसंद आ गई थी। तब से सांगू उसी के बारे में सोचता रहता था। अब सांगू का क्रेप बनकर तैयार हो चुका होता है और वो उसको खाने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर उसका मैनेजर सैनजी आता है, जिसे देखकर सांगू चौंक हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते समय उसका क्रेप नीचे गिर जाता है और वो इतना कमजोर होता है कि ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं पाता है, जिससे सैनजी उसे पकड़ लेता है। सैनजी उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और एग्रीमेंट को ना मानने और स्क्रिप्ट को टाइम से ना लिखने के लिए उसे बहुत डांटता है। इसके बाद सांगू उसे पहले सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और बताता है कि उसी की वजह से मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो अब तक स्क्रिप्ट लिखकर तैयार हो चुकी होती। संजय उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है और वो उसे 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए कहता है। उसके बाद सांगू अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका सारा सामान कमरे से बाहर रखा हुआ है और कमरा भी लॉक्ड है, यानी कि उसके मकान मालिक ने उसे अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया है। अब सांगू रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी होती है जिसकी वजह से वो सो जाता है। सपने में उसके पीछे से फिर से वही डेमन आता है और उसके गले में जंजीर लपेटकर उसके सर को टेबल पर पटकने लगता है। एक बार फिर से अपने सपने में मरने के बाद सांगू जब सुबह में उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अपने लैपटॉप को खो देने के बाद वो अपने सपने और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं देख पाता है। इसके बाद वो सैनजी को मैसेज करके बताता है कि वो सुसाइड करके अपने माता पिता के पास जा रहा है। वो सुसाइड करने के लिए हुआर के कैफे के पास वाली बिल्डिंग की छत पे जाता है और हुआर को देखते हुए छत के किनारे पर अपना पैर रखकर कूदने वाला होता है। तभी क्रेपमैन उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसे फ्री में क्रेप खाने के लिए देगा। फिर वो क्रेपमैन बिल्डिंग की छत पे जाता है और सांगू को क्रेप खाने के लिए देता है। क्रेपमैन उसे मौत और सपने से जुड़ी हुई कई बातें बताता है और उसे ये भी बताता है कि जब भी वो सपने को देख रहा हो तो सपने से बाहर निकलने के लिए कहे कि मैं सपना देख रहा हूँ। अब सांगू पूरा दिन छत से हुआ को देखता रहता है और जब रात हो जाती है तो वो खाना खाने के लिए अपना मोबाइल बेच देता है। इसके बाद वो एक फूड स्टोर में जाता है और कुछ सामान चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि स्टोर के लोग उसे देख रहे हैं तो अपना मन बदल देता है। अब सांगू स्टोर से कुछ खाना खरीद कर बाहर खाने के लिए बैठ जाता है। तब उसके सामने अचानक हुआर आ जाती है और वो सांगू की स्थिति को देखकर बहुत बुरा महसूस करने लगती है। सांगू को लगता है कि हुआर सच में उसके पास आई है, लेकिन अचानक हुआर एक डेमन में बदल जाती है और उसे कांच की तरफ धकेलने लगती है। दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि सांगू को किसी तरह का दौरा पड़ रहा है, इसलिए वो एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। उधर डेमन सांगू के बाड़ी में तलवार को घुसा देता है और स्टोर के कांच को तोड़कर अंदर फेंक देता है। सांगू को क्रेपमैन की बात याद आ जाती है और वो तलवार को पकड़कर खुद को याद दिलाता है कि वो सपना देख रहा है। इसके बाद वो सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि वो अभी भी स्टोर के अंदर गिर रहा है और उसके हाथ में डेमन की तलवार भी है। सांगू स्टोर मैनेजर की बुलाई एम्बुलेंस आने से पहले वहां से भाग जाता है और पूरी रात एक पार्क में बिताता है। वो तलवार को देखता है और ये कन्फर्म करता है कि वो सपना नहीं देख रहा है। सुबह होने के बाद वो तलवार को बेचने के लिए एक फ्ली मार्केट में जाता है और सभी खरीदारों की उत्सुकता को देखकर समझ जाता है कि वो तलवार बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए वो वहां से एक पॉन शॉप में जाता है जहां उसे उस तलवार का 20,000 रुपये मिलता है। फिर सांगू उस पैसे से एक लैपटॉप खरीदता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहने के लिए जाता है। और जब रात हो जाती है तो वो कुछ नींद की गोली लेता है और सपना आने का इंतजार करने लगता है।
उसे उस होटल का ही सपना आता है और वो कमरे के बाहर निकलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो एक फूलदान को पकड़कर कहता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो थोड़ा और पता लगाने का फैसला करता है, तभी डेमन वहाँ पर आ जाता है और एक बड़े से सोने की कुल्हाड़ी के साथ उसका पीछा करने लगता है। डेमन उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफ़ी चोटें आती हैं। लेकिन कुछ देर बाद सांगू कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और जब बिस्तर पर उसकी आँख खुलती है तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और उसके बॉडी पर कोई भी घाव नहीं होता है। सांगू उस कुल्हाड़ी को फिर से उसी पॉन शॉप में बेच देता है और पैसों को खर्च कर देता है। सांगू को अच्छे कपड़े मिलते हैं, एक नई कार मिलती है और एक बार में वो कुछ लड़कियों के साथ रात भी बिताता है। लेकिन जब वो होटल के कमरे में आता है तो वो उन लड़कियों को अपने साथ अंदर आने से मना कर देता है। सांगू उन लड़कियों को कैब के लिए पैसे भी देता है और अपने बिस्तर पे चला जाता है। अब रात को सांगू को एक नया आइडिया आता है और वो सोने से पहले किताब से एक म्यूजियम के फोटो को देखता है, जिससे वो अपने सपने में उस म्यूजियम में जा सके। और उसका आइडिया काम कर जाता है, क्योंकि सपना ठीक उसी जगह पे होता है जैसा उसने फोटो में देखा था। सांगू चारों ओर देखता है जहाँ एंटिक चीजें मौजूद होती है। वो वहाँ पर सबसे महंगी चीजों को चुनता है और डेमन के आने का इंतजार करने लगता है। इस बार डेमन एक फायर आर्म के साथ आता है, जो सांगू के प्लान के बिल्कुल उल्टा था। सांगू गोलियों से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आखिर में डेमन उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सांगू अपने होटल के बेडरूम में जागता है, लेकिन वो म्यूजियम से कुछ भी लेकर नहीं आ पाया था, इसलिए वो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था और फिर से सपना देखने के लिए नींद की गोलियां खा लेता है। वापस सपने में वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और एक छलांग लगाकर गोलियों से बचते हुए 2 एंटिक चीजों को उठाकर कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद सांगू अपने होटल के बेडरूम में उन दोनों चीजों के साथ जाग जाता है। इस बार सांगू उन दोनों चीजों को बेचने के लिए प्रोफेशनल एंटिक डीलरों के पास जाता है, जो अमीर कलेक्टर के साथ अपना बिजनेस करते थे। सांगू को उन दोनों चीजों का 2 मिलियन मिलता है और वो लोग सांगू से उन चीजों को ढूंढने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन सांगू उन सभी को अपनी बातों से चकमा दे देता है। जब सांगू शॉप के बाहर निकल रहा होता है तो उसके पास सैंजी आता है, जिसे लग रहा था कि सांगू मर चुका है। सांगू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर जाता है और उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए उससे मिले पैसों को वापस कर देता है और कहता है कि अब वो स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। अगले दिन सांगू हुआर की कैफे में जाता है और एक कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर बताती है कि वो उसे नहीं पहचानती है। सांगू उससे ये भी पूछता है कि वो अपना कैफे क्यों बेच रही है। हुआर उसे बताती है कि उसके पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, जिससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसके बाद सांगू संजी के साथ डिनर करने जाता है और नशे में धुत हो जाता है। संजी उससे अमीर होने का राज जानना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर होटल के कमरे में जाता है और उसे बेड पर लिटाकर वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। कुछ देर के बाद में वो कमरे में फिर से वापस आता है और सांगू के बैग और उसके चेकबुक को चेक करने लगता है। जब संजी सांगू की चीजों को चेक कर रहा होता है तभी अचानक सांगू अपने हाथ में सोने की बहुत सारी चेन लेकर उठ जाता है, जिसे देखकर संजी चौंक जाता है। अब जब संजी को सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो सांगू को उसे अपने साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। पहले तो सांगू नहीं मानता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। अगले दिन सांगू हुआर के कैफे में जाता है और उससे कैफे को खरीद लेता है। वो हुआर से कहता है कि तुम इस कैफे को पहले की तरह से ही चलाओगी और जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा हिस्सा बांट लिया जाएगा। सांगू उसे ये भी बताता है कि अगर घाटा हो जाता तो सारे घाटे की भरपाई मैं अकेला ही करूंगा। इसके बाद हुआर सांगू को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां वो अपने शेयर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद सांगू रेगुलर अपने सपनों के रोमांच में जाता है और संजी उसके स्लीपिंग बॉडी की रखवाली करता है। वो अपने सपने में एक बैंक को लूटता है, जहाँ वो दिखाता है कि अपने पावर पर कितना कंट्रोल करना सीख रहा है। वो डेमन से लड़ना सीख रहा है और चीज़ों को अपने दिमाग से इधर उधर कर सकता है। वो अपने सपने से लाल रंग की कार जैसी बड़ी चीज़ों को असली दुनिया में लाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद हुआर का कैफे ग्राहकों से भरने लगता है, क्योंकि सांगू ने संजी को सड़क पर चल रहे लोगों को पैसे देकर हुआर के कैफे में खर्च करने के लिए कहा था। सांगू पैसों से भरा एक बैग क्रेप मैन के लिए भी भेजता है, जो उसे फ्री में केक खिलाने के लिए थैंक यू के रूप में होता है। हुआर अपने शॉप को क्लोज करने के बाद सांगू के साथ टहलने के लिए जाती है, जहाँ सांगू उससे बात करते समय उसे हिंट देता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। अब हर दिन सांगू और हुआर काम खत्म होने के बाद एक साथ पैदल घर की तरफ जाते हैं और एक रात सांगू अपने सपने से लाई हुई कार को हुआर को ड्राइव करने के लिए देता है और कहता है कि ये कार उसके लिए ही है। जब हुआर गाड़ी को चलाती है तो सांगू उस दिन को याद करता है जब वो हुआर से पहली बार मिला था। उस दिन सांगू ने हुआर को शो खत्म होने के बाद अपने यक्ष से लड़ाई होने के बाद रोते हुए देखा था। अब सांगू उससे फिल्म देखने के लिए पूछता है और हुआर मान जाती है और उसके साथ फिल्म देखने के लिए चली जाती है। फिल्म देखते समय वो सांगू से कहती है कि उसे सांगू का लिखा हुआ फिल्म देखना है, इसलिए अब सांगू अपने झूठ में नहीं फंसना चाहता है और घर पे आकर एक स्क्रिप्ट लिखता है। जब सांगू सपना देखने के लिए तैयार होता है तो वो उस स्क्रिप्ट को संजी को पढ़ने के लिए देता है।
हालांकि सांगू के दिमाग में अभी भी हुआर का ख्याल होता है, जिससे वो खुद को उसके साथ बिस्तर पे होने का सपना देखता है। अपने सपने में हुआर को देखने पर सांगू बहुत जल्दी उठ जाता है और उठने के बाद वो देखता है कि स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद संजय रो रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट की कहानी बहुत अच्छी होती है। अब वो दोनों उस स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और सबसे बेस्ट एक्टर्स को साइन करने के लिए पैसे भी देते हैं ताकि उनकी फिल्म सुपर हिट हो जाए। अब कुछ दिनों के बाद एक सपना देखने के दौरान सांगू को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज का पता चलता है। वो अपने सपने में देखता है कि एक मॉन्क मेडिटेशन कर रहा है और जब वो उस मॉन्क के गोल्डन बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता है और हर बार जब उसका हाथ फिर से वापस आ जाता है तो वो फिर से कोशिश करता है। जैसे ही वो मॉन्क के बेल्ट को निकालता है तो मॉन्क अपनी 2 उंगलियों से उसकी छाती को छूता है, लेकिन सांगू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है। बेल्ट को निकालने के बाद वहाँ से वो मॉन्क और वहाँ पर पड़ा खजाना गायब हो जाता है। एक रात सांगू हुआर को उसी छत पे लेके जाता है जिस छत से वो कूद कर सुसाइड करने वाला था। सांगू उसे एक विशेष रूप से तैयार किया एक आतिशबाजी शो दिखाता है। आतिशबाजी के शो को देखने के बाद हुआर सांगू से कहती है कि क्या वो भी उसी तरह से अचानक गायब हो जाएगी जैसा उसने दिखाया है। तो सांगू उससे वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा। इसके बाद वो दोनों सांगू के अपार्टमेंट में जाते हैं और जब हुआर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो सांगू उससे अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस करने लगता है। और जैसे ही हुआर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक उसे छाती से कोई चीज आकर टकरा जाती है। सांगू जब शीशे के सामने जाकर अपने सीने को देखता है तो उसके सीने पे 2 स्मोकिंग ब्रेक लाइन्स बनी होती हैं। इसके बाद वो सीधे अपने बिस्तर पे चला जाता है जहाँ संजी आज रात का खजाना इकट्ठा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सांगू उसे मना कर देता है और सो जाता है। सोने के बाद उसे सपने में एक बहुत बड़ी खाली बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। सांगू जब उसके पास में जाता है तो देखता है कि वो उसी का ही हमशक्ल है जैसे वो पहले था, पर वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और ये सब देखने के बाद सांगू की नींद खुल जाती है। सांगू जब अपने कंधे को देखता है तो उसे उस पर नए निशान दिखाई देते हैं और कुछ घंटों के बाद उसके चेहरे पर भी निशान दिखाई देने लगते हैं जो सभी उस निशान से मेल खाते हैं जहाँ मॉन्क ने पिछले सपने में उसे टच किया था। अगली सुबह वो क्रैपमैन के पास कुछ सलाह लेने के लिए जाता है, लेकिन क्रैपमैन के पास पहुंचने से पहले कुछ लोग एक वैन से आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। और जब सांगू के सर से वो लोग बैग को हटाते हैं तो उसे पता चलता है कि वो क्रिमिनल से घिरे एक बिल्डिंग में है जिनका लीडर क्वांजी नाम का एक आदमी है। सांगू उनसे कहता है कि उन्हें जितने भी पैसे चाहिए वो देगा, पर वो उसे छोड़ दें। इसके बाद वो लोग 1 करोड़ रुपए पर उसे छोड़ने के लिए मान जाते हैं। अब सांगू संजी को फोन करके पैसे लाने के लिए कहता है और जब संजी पैसे लेकर उसके पास पहुंचता है तो क्वांजी के आदमी पैसे लेने के बाद उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सांगू के पास बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है, इसलिए वो बेहोश संजी के साथ सभी गुंडों को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ वो उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखे सभी एंटीक और महंगी चीजों को दिखाता है। उन सभी चीजों को देखने के बाद क्वांजी सांगू से पूछता है कि उसने उन सब चीजों को कैसे इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में उससे मिलने के लिए हुआर आती है और रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम के माध्यम से उसके आने के बारे में अनाउंस करती है और उसे बताती है कि सांगू के कमरे का दरवाजा अभी भी खुला है। इसके बाद हुआर उसके कमरे में जाने के लिए लिफ्ट से ऊपर जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो उन गुंडों में से एक उसे पकड़ लेता है और वो उसे उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ सांगू को रखा गया था। क्वांजी सांगू को उकसाने के लिए हुआर को छेड़ने लगता है, तभी उनमें से एक आदमी क्वांजी को रोकता है और बताता है कि हम यहाँ पर केवल पैसे लेने के लिए आए हैं, जिसे सुनकर क्वांजी उसे मारने लगता है और इसी बीच संजी को भी होश आ जाता है। इसके बाद क्वांजी जब हुआर की तरफ मुड़ता है तो हुआर उसे एक लात मारती है और संजी एक गुलदस्ते से क्वांजी के ऊपर हमला कर देता है। सांगू भी उसे पकड़े हुए आदमी को अपने दांत से काटता है और भागने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो आदमी सांगू को चाकू मार देता है। अब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और क्वांजी उस आदमी को गोली मार देता है जिसे उसने पीटा था। सांगू को चाकू लगने की वजह से बहुत दर्द होता है, लेकिन वो किसी तरह से आगे बढ़ता है। वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं और संजी के ऊपर चाकू से हमला करने लगते हैं। फिर संजी सांगू और हुआर को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद उन दोनों लोगों को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है, लेकिन वो दोनों लोग संजी को जान से मार देते हैं। सांगू और हुआर वहाँ से बचकर सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर क्वांजी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन दोनों को मारने लगता है। मार खाने की वजह से सांगू बेहोश हो जाता है और फिर से सपना देखने लगता है। सपने में वो देखता है कि वो एक खंडहर में कीचड़ से निकल रहा है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका कीचड़ साफ हो रहा है। वो वहाँ चारों तरफ देखने के बाद एक चमकते हुए दरवाजे के आर्च को छूता है और पिछले कुछ महीनों में अपने लाइफ का फ्लैशबैक देखने लगता है, जिसमें उसके रियल लाइफ और सपने दोनों शामिल होते हैं। वो देखता है कि जिस रात को उसके ऊपर डेमन ने स्टोर के बाहर हमला किया था, उस रात को उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया था। जब ये सब खत्म हो जाता है तो वो एक बड़े से क्रिस्टल दीवार के पास पहुंचता है
उस दीवार के पीछे उसे अपना खुद का बॉडी और हुआर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कई बार कहता है कि वो केवल एक सपना देख रहा है। लेकिन ऐसा कहने पर भी कुछ नहीं होता है और घायल होने की वजह से वहाँ पर उसका बहुत सारा खून भी बह जाता है। कुछ देर बाद उसकी बॉडी में कुछ अजीब हलचल होने लगती है और वो अपने सपने में दिखने वाले डेमन की तरह से बन जाता है। उसके हाथ में अपने आप एक तलवार आ जाती है, जिससे वो इस शीशे को तोड़ने लगता है। शीशे को तोड़ने के बाद वो डेमन सांगू और हुआर वाले कमरे में आ जाता है और अपनी तलवार फेंक कर क्वांजी को मार देता है। उसके बाद डेमन वहाँ मौजूद क्वांजी के सभी आदमियों को फायर आर्म से मार देता है और अंत में वो सांगू को भी गोली मारने वाला होता है। तभी सांगू कहता है कि वो सपना देख रहा है। उसके बाद सांगू के सपने से आई सभी एंटिक चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं। अब जब सांगू की आँख खुलती है तो अपने आप को उसी स्टोर के बाहर पाता है जहाँ पर हुआर डेमन में बदल गई थी। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब सांगू ने सपने में देखा था। हुआर जब सांगू के पास में जाती है तो उससे बताती है कि उसने उसे क्लब में बैंड परफॉर्म करते हुए देखा था। हुआर उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर पे लेकर जाती है। जब सांगू खाना खा रहा होता है तो उसे बताती है कि उसने एक आर्टिकल में उसकी स्टोरी को पढ़ा था जो कि बहुत ही अच्छा था। उससे कहती है कि तुम्हें और भी अच्छा लिखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। फिर वो उसे अपने कैफे में काम करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सांगू टूट जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हुआर को पहले से ही पता होता है कि सांगू उसको छुप छुप कर देखा करता था। कुछ समय बाद जब वो दोनों कैफे में काम कर रहे होते हैं तो हुआर सांगू को एक गिफ्ट देती है, जिसको खोलने के बाद पता चलता है कि उसने सांगू को लिखने के लिए एक नया लैपटॉप दिया है। कुछ दिन बीतने के बाद सांगू एक रेस्टोरेंट में संजी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसे उसका पैसा लौटा दे, क्योंकि अब वो उसके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता है। सांगू से बताता है कि वो स्क्रिप्ट नहीं बल्कि जो उसका दिल कहेगा वही लिखेगा। संजी उससे पैसे लेने से मना कर देता है और बदले में उसे कुछ और भी पैसे देता है, क्योंकि उसने सांगू के पुराने स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट को बेच दिया था। फिर संजी उसे अपने रेस्टोरेंट का बिल भरने के लिए कहता है। अब कुछ दिनों के बाद अपने लाइफ से संतुष्ट सांगू कुछ खाने का ऑर्डर देने के लिए क्रेपमैन से मिलने के लिए जाता है। जब वो क्रेपमैन के पास पहुंचता है तो क्रेपमैन उसे एक पैसे से भरा हुआ थैला वापस करता है जो सांगू ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। फिर वो क्रेपमैन अपने पेट पे बने हुए निशान को दिखाता है और बताता है कि वो भी पहले सांगू की तरह से अपने सपने से कुछ भी असली दुनिया में ला सकता था, लेकिन उसे वैसी दुनिया पसंद नहीं है जिसके लिए वो अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जैसे ही सांगू उसकी स्टोरी को सुनता है उसके पिछले सपने के खंडहर उसके पीछे दिखाई देने लगते और ये पता चलता है कि क्वांजी और उसके आदमियों को मारने वाला डेमन सांगू का तब से पीछा कर रहा था जब से उसे स्टोरी के बाहर होश आया है। और इस तरह से इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।